देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और मेरे साथ बिहार के रोहतास जिले से जुड़ रहे हैं हिमांशु राज जिन्होंने 10th क्लास में टॉप किया, यानी पूरे स्टेट में जिन्होंने टॉप किया, हिमांशु राज वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांशु, कल से आपके नतीजे आए हैं, इसके बाद से अचानक से आप पूरे बिहार में सेलिब्रिटी बन गए हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है ये जान करके मैं बिहार पर आया हूँ और कल से ही सारे लोग और मैं और मेरे घर का परिवार और आसपास के गांव के लोग सभी जुटे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, तो हिमांशु अचानक से आप पूरे बिहार में सेलिब्रिटी बन गए, पूरे बल्कि बिहार क्यों गए, पूरे देश में आपका नाम हो रहा है। आप ये बताइए, आपको भी लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी बन गए? हाँ, मुझको भी लग रहा है कि हम सेलिब्रिटी बन गए क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से बहुत खुश है, मुझसे भी बहुत लोग खुश है और उनको उम्मीदें भी थी जिस पर मैं खरा उतरा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपने 481 मार्क्स हासिल किए हैं, आपका परसेंटेज क्या है? 96.2%। अच्छा, और वेरी गुड। और किस सब्जेक्ट में आपके 100% आए हैं? 100% तो वैसे किसी भी में नहीं है, लेकिन 98 दो विषय में आए हैं। एक मैथ और एक संस्कृत। अच्छा, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप लोग कितने भाई बहन हैं और मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, मेरे माता पिता है, मेरे पिता जो है किसान और ट्यूशन पढ़ा लेते हैं और मेरी एक मम्मी है जो कि होम मेकर है, घर में काम करती है। मेरी एक बहन है जिसका नाम प्रियांजलि कुमारी है जो अब जो है 12th क्लास से पढ़ाई कर रही है और पिछले साल उसने जो था बोर्ड का एग्जाम दिया था उसमें उसने 88% मार्क्स आया था। और मेरे घर में मेरी दादी माँ, दादा और चाचा चाची सब रहते हैं। अच्छा, तो आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम मैं देख रही जनता हाई स्कूल है, आपके स्कूल ने किस तरह की पढ़ाई होती है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है आपको एक टॉपर बनाने में? वैसे तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है और हमारे शिक्षकों का भी योगदान रहा है हमें टॉपर बनाने में। जहाँ तक शिक्षक जो होते हैं मार्गदर्शक भी होते हैं और उन्होंने भी हमारा साथ दिया है इस टॉपर के मुकाम तक पहुँचने के लिए। अच्छा, जब आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम होने वाले थे, आप तैयारी कर रहे थे, यानी जब 9th क्लास में थे, तो कहीं दिमाग में था कि मुझे टॉपर बनना है? उस दौरान आपकी स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस थी? 9th क्लास में था तो तब तो उस टाइम से मेरी उम्मीद थी और इसके बाद जब 10 में आया तो मेरे परिवार वाले लोग और आसपास के लोग भी कहने लगे कि तुम्हें टॉप 10 में आना है, तो उस टाइम से मेरी उम्मीद जो है कुछ और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, तो यानी जब 9th में थे तब लेकिन तब तक आप सोचते थे कि आपको टॉप 10 में आना, लेकिन पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये जो आपको कल किसने बताया कि आपने टॉप किया, तो पहली इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको? वैसे तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें एक न्यूज चैनल के माध्यम से मिला जो जी बिहार झारखंड था। अच्छा, तो ये बताइए, आप 9th से ही खूब पढ़ाई कर रहे थे या 10th क्लास में आने के बाद आप ज़्यादा फोकस हुए और ज़्यादा अपने पढ़ाई में ध्यान दिया? वैसे तो हमारी पढ़ाई जो थी मतलब शुरू से ही अच्छी रही थी, इसलिए हमने 9, 10 जो था कंटिन्यूअस पढ़ाई किया और ये बात नहीं है कि मतलब ज्यादा 10th में जोड़ दिया। वैसे तो 10th बोर्ड का एग्जाम था तो इसमें हमने कुछ ज्यादा पढ़ाई की 9, 8 की अपेक्षा। अच्छा, जिसमें आपने बताया कि मैथमेटिक्स में आपके 98% समथिंग है, जिसमें 2 सब्जेक्ट इसमें आपके 98%, एक तो मैथ में है, दूसरा सब्जेक्ट क्या बताया आपने? संस्कृत। अच्छा, बताइए, तो पहले आप मैथ के बारे में बताइए, मैथ को पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रेटजी है? तमाम सारे जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बल्कि मैं कहूँगी पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो मैं अभी इस साल 10th में आए हैं, उनको मैथ कैसे पढ़ना चाहिए? आपका क्या तरीका था? आप प्रैक्टिस बहुत करते थे? कितने घंटे आप मैथ को देते थे? वैसे तो हर विषय को पढ़ने के लिए सभी लोगों की अलग अलग तरीकाएं होती है, पर मैं जो मैथ पढ़ता था, हमारे जो मैथ है वो हमेशा प्रैक्टिस पर टिका हुआ रहता था। मैं तो एक बार मैथ बना लिया तो उसको हमेशा 3-4 बार अपने माइंड में रिवीजन करते रहते थे और उसको हमेशा हम अपने टेक्स्ट बुक में बनाते रहते, इसीलिए हमारा मैथ जो था कुछ बेहतर था। तो मैथ में, अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं, आपके लिए हिसाब से मैथ में क्या, एक होता है ना कि फॉर्मूले को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, और दूसरा होता है कि एक प्रैक्टिस लगातार करना, तो कैसे आप फॉर्मूले को कौन आपके टीचर से समझाया कि खुद से आपने समझा?
वैसे तो हम जो फॉर्मूले था उसको हम फॉर्मूले को ना समझकर उसके हम टिप्स को समझ जाते हैं कि फॉर्मूला किस आधार पर बना है, और यदि हम उसको समझ गए तो हम फॉर्मूला भी हमें हमारे माइंड में याद हो जाता। तो इस तरह से हम मैथ के फॉर्मूले को उसके कॉन्सेप्ट को याद कर लेते थे। अच्छा, तो आपने जो आपके मैं पूछूं कि अगर जो आपकी 10th की मैथमेटिक्स की बुक है, आपने उसके पूरे चैप्टर पूरे सवाल मतलब कहते हैं ना A to Z सारे लगा डाले थे कि कुछ सेलेक्टेड पढ़ते थे आप? नहीं, हमने पूरा मैथ का चैप्टर खत्म कर लिया है, और जब बोर्ड का एग्जाम है तो उसे 1-2 मंथ पहले हमने जो सिलेक्टेड चैप्टर था उसका अध्ययन कर लिया। अच्छा, तो आप वैसे मैथ में आपके हिसाब से जो बच्चे इस साल 10th में आए हैं 9th पास करके, आपको क्या लगता है रोजाना मैथमेटिक्स को कितनी देर पढ़ना चाहिए? वैसे तो सभी मतलब जो है बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं कि जब हमारा मैथ का बेस मजबूत होता है तो और विषय पर भी हमारा कमांड रहता है। तो इसीलिए जहाँ तक मैं कहूँगा कि हमें अधिक से अधिक घंटे मैथ पर ही टाइम जो देना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने मैथमेटिक्स खुद पढ़ी, टीचर से पढ़ाई की कोई आपने ट्यूशन वगैरह भी लिया? हाँ, एक अपने पापा के पास ट्यूशन करता था, उसी में जिसमें मैथ और साइंस का ट्यूशन करता था, और एक स्कूल के टीचर थे उनके पास मैं मैथ का ट्यूशन करता था। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बताइए संस्कृत जो है एक बड़ा वैसा सब्जेक्ट है, अब उसमें 98% प्लस लाना, तो संस्कृत की पढ़ाई में क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, आप कैसे पढ़ते थे उसको? संस्कृत की पढ़ाई तो हमारी पहले से ही रुचि थी, जिसमें जब मैं मध्य विद्यालय नटवर कला में पढ़ा था तो उसमें जो थी हमारे मैडम जो संस्कृत पढ़ाती थी, जिससे हमारी संस्कृत जो था स्ट्रांग हो गया था। और 9-10 में आने पर इसमें भी एक अच्छे टीचर थे, उनके पढ़ाने से भी हमारा संस्कृत और मजबूत हो गया, तो इसलिए संस्कृत में हमारा 98 मार्क्स आया है। तो आप जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे, आप उसकी व्याकरण ज़्यादा पढ़ते थे कि ये आपने क्वेश्चन आंसर रट लिए, आपके क्या चीज़ आपने संस्कृत पे ज़्यादा क्या ध्यान दिया आपने? नहीं, हमने उसके क्वेश्चन आंसर को रटा नहीं था, बल्कि हम संस्कृत के जो थे व्याकरण को हमने मतलब स्टडी कर लिया था अच्छे तरीके से, ताकि जब व्याकरण हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम संस्कृत के कोई भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपने संस्कृत के श्लोक भी याद किए? हाँ, याद है। अच्छा, कोई एक श्लोक सुनाइए जरा, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो और जिसका आप मीनिंग भी बता पाए हमें। अहम निजम परम निधानम वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब बताइए हिंदी में। इसका मतलब हुआ कि यह हमारा है, वो तुम्हारा, इसके जो गणना तो छोटे लोग ही करते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरा संसार उनका घर होता है, इसीलिए कहा गया उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुम्बकम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया। तो अच्छा, कोई और अगर मैं अभी कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, और तुम्हें अगर संस्कृत बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है संस्कृत बच्चों को पढ़नी भी चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और कोई संस्कृत के आपके हाई स्कूल का कोई चैप्टर है जो मतलब, क्योंकि हमारी अगर देखें हिंदुस्तान की पूरी आइडियोलॉजी है वो संस्कृत से इतनी जुड़ी हुई है, अगर हम तमाम चीज़ों का, नहीं कहते ना जिंदगी का जो आपके जीवन का सार है वो हमारे संस्कृत में है। अगर कोई और संस्कृत का कोई चैप्टर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और जिसमें आपको लगता है कि वो उसमें स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, अगर आपको याद हो तो अगर आप सुनाना चाहें तो कोई अच्छा और श्लोक भी अगर सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। मतलब 10th क्लास का? हाँ, 10th क्लास का जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई गुरु की वंदना हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते प्रकाश नानुरितम, वेदाहमेतम पुरुषम, विदितमय वसुधैव कुटुम्बकम। इसका हिंदी में मतलब भी बताइए। मतलब कि सत्य की जयकार होती है, अंधकार की नहीं, और वेदों के जो पुरुष होते हैं महान होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप किसी गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं आप? हम लोग वैसे गांव में रहते हैं, रोहतास जिला के नेटवर्क कला गांव में। अच्छा, तो गांव में ऐसी कोई आपको परेशानी भी लगती है कि कोई अगर ये साधन और हो तो और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी कोई कमी लगती है गांव में, किसी सुविधाओं की कमी लगती है पढ़ाई के लिहाज से? कमी तो फिलहाल में उपस्थित नहीं है, लेकिन अब आगे कमी जो आएगी उसके लिए मतलब उसके लिए सोचना पड़ेगा।
अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि इतना एक इस पूरे राज्य में अव्वल आना, फर्स्ट रैंक हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सब तमाम बच्चों से अगर बात हमारी होती है तो उसमें बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने भी बहुत मेहनत की, पूरी बुक्स हमने पढ़ डाली और हमने बहुत याद किया, हम 8-8 घंटे पढ़ते थे। आपको क्या लगता है, आपने पूरे राज्य में टॉप किया, आपकी कामयाबी का राज क्या, या कोई ऐसा मंत्र, क्या खास बात है जिसने आपको टॉपर बनाया? खास बात वैसे नहीं है, हमारे लिए भी 24 घंटे थे और औरों लोगों के लिए 24 घंटे थे। तो 24 घंटे का जो अतिरिक्त सदुपयोग किया वो अच्छे मुकाम तक पहुंच गया, और जो इसका दुरुपयोग किया वो अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच गया। और कहा भी जाता है कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, राइट। तो आप अपने टाइम को कैसे मतलब मैनेज, कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कहूँ आप जब 10th क्लास में आप आ गए, तो सुबह से लेकर रात तक आपका क्या रूटीन, आप कितने बजे सो के उठते थे, कितने बजे स्कूल जाते थे, फिर लौट के आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आप मुझे सुबह से शाम तक का अपना रूटीन बताइए। नींद तो हम पूरा लेते थे, क्योंकि नींद लेना आवश्यक है। तो हम 4 बजे सुबह को उठते थे और 4 से 6 स्टडी करते थे। इसके बाद 6 से 7 हम लोग फ्रेश हो जाते थे और 7 से 8 को ट्यूशन करते थे। फिर 8 से 9 2 ट्यूशन जो करता था ना, एक पापा के पास और एक सर के पास। तो 7 से 8 और 8 से 9। इसके बाद 10 से 3 बजे तक, 3:30 बजे तक स्कूल में रहते थे। फिर शाम को आते थे, थोड़ा खेलते थे और फिर 5 या 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे और इसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करते थे 10 या 11 बजे तक। मतलब आप जो है मतलब 4 बजे से लेके 7 बजे तक 3 घंटे फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में पढ़ते थे, फिर 5 से लेके रात 11 बजे तक खुद अकेले पढ़ते थे। हाँ। अच्छा, आपके लिहाज से हिमांशु, सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ट्यूशन पढ़ लें, अगर मुझे अच्छे टीचर मिल जाए तो मैं भी टॉप कर सकता हूँ, और आप टॉपर हैं। आप मुझे बताइए, सेल्फ स्टडी करना, खुद से पढ़ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? सेल्फ स्टडी तो और चीजों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से हम लोग किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। जब से हम कितनी भी कोचिंग 10 या 20 कोचिंग या ट्यूशन क्यों न रख ले, जब हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो हमारा जो होता है, वो जो रिवीजन होता है वो नहीं हो पाता है। भले ही टीचर हमारे स्कूल में या ट्यूशन में बता दे, लेकिन जब से हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हम उस बात को घर पर नहीं दोहरा सकते हैं। इसीलिए हमारी जो पढ़ाई होती है वो लो होने लगती है। तो जहाँ तक सेल्फ स्टडी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अपने आप में। बिल्कुल। अच्छा, एक और बताइए, आपने सेल्फ स्टडी को बताया कि वाकई खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर जिस मैं टॉपर से बात करती हूँ, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग के जो भी टॉपर होते हैं, वो भी कहते हैं कि ये नहीं होता है कि आप कोटा चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए तो कोचिंग पढ़ने से नहीं होता, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बात आप भी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बताइए, एक तो होता है घर में पढ़ाई करना, दूसरा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते, जैसे आप टॉपर है, आपने एग्जामिनेशन हॉल में आप गए और आपने देखा कि पूरा पर्चा मुझे आता है, आपने कॉपी कैसे लिखी? बताइए, अगर एक टॉपर किस तरह पर्चे को हल करता है, हैंड राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए? हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में साथ हमारे जो आंसर लिखने के टिप्स है, हमने वो बीबीडी गाइड से उसको मतलब ध्यान में रख लिया, ताकि हेडिंग वगैरह कैसे होता है उसका लिखा जाता है। तो इस टिप्स को अपनाकर मैंने बोर्ड एग्जाम में पेपर में ऐसा लिखा था। तो आप जब आपको जैसे कोई आंसर आता है, तो एक तो आपने हैंड राइटिंग अच्छी बनाई, आप ऐसे बताइए कि 10th में जो इस साल बच्चे 10th में आए हैं वो आपको सुन रहे हैं, और आप उनको कैसे बताएंगे कि वो कॉपी कैसे लिखें? मतलब मैं बताऊंगा कि 10th में जो कॉपी मिलती है वो तो मतलब अधिक पेज का रहता ही है। तो साथ साथ हम जो होते हैं उसमें फ्रेश क्लीन लिखना चाहिए, ताकि कोई भी जो टीचर हो उसको अच्छे से देख पाए। और साथ ही साथ हमें जो 2 या 3 पैराग्राफ छोड़कर ही किसी भी उत्तर का आंसर देना चाहिए, ताकि टीचर को ये ना लगे कि बच्चा जो है मतलब कि इसको आंसर लिखने का स्टाइल मालूम नहीं है, शैली मालूम नहीं है। तो ये शैली जो है हम मतलब टीचर से भी सीख सकते हैं, या बीबीडी गाइड जो गेस पर चलता है उससे भी हम इस शैली को अपना सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉपी क्लीन हो। अच्छा, आप क्या मार्कर का, स्केच पेन का भी इस्तेमाल करते थे? हाँ, मैं इसके लिए किया करते थे, बोर्ड पर स्केच मार्कर का उपयोग करते थे। अच्छा, आपने जो है, जो आपके स्कूल में बुक्स थी, आपने वही पढ़ा कि कोई आपने एक्स्ट्रा बुक लेके भी पढ़ा था? एक दो एक्स्ट्रा बुक पढ़ा था, मैथ का, साइंस का, जिसमें था आलोक प्रकाशन और बीबीटी। अच्छा, तो मैथमेटिक्स के लिए आपने कौन सी एक्स्ट्रा बुक पढ़ी, मतलब बोर्ड के अलावा? मैथ में स्टूडेंट पढ़ते केसी सिन्हा का। अच्छा, केसी सिन्हा की बुक पढ़ी आपने?
अच्छा, और कुछ सब्जेक्ट में आपने कोई अलग बुक पढ़ी आपने? हाँ, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मैंने आलोक प्रकाशन का किताब सुना था, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपने आलोक प्रकाशन की बुक पढ़ी। अच्छा, आपने पूरे सब्जेक्ट मुझे बताइए, पांचों सब्जेक्ट बताइए मुझे। पांचों सब्जेक्ट कौन कौन से राइटर से पढ़ा? नहीं, आप पहले सब्जेक्ट के नाम बताइए। पहला सब्जेक्ट मैथ, हम्म साइंस, हम्म हिंदी, हम्म संस्कृत, सोशल साइंस अच्छा, और संस्कृत इंग्लिश। में आपके हिंदी में कितने मार्क्स आए? हिंदी में हमारे 96। 96। अच्छा, और सोशल साइंस में? 93। 93। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जिसमें आपको बहुत मजा आता है? मैथ और साइंस। मैं तो साइंस। फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं मैथ लेकर आईआईटी करना चाहता हूँ। आईआईटी में आना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे 12th क्लास भी है? नहीं, वो 10+2 नहीं है। तो अब आप आगे अब कहाँ एडमिशन आप लेने वाले हैं? अब इसका निर्णय तो आगे होगा, जैसे कि स्थिति जैसी रही, आर्थिक स्थिति उसी के अनुसार देखेंगे। या तो अपने गांव में ही रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे। अच्छा, तो क्या मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो आपके पापा किसान हैं, कहीं आपकी पढ़ाई में या आगे भी जो आपका ड्रीम है, कहीं आपको कोई आर्थिक दिक्कत महसूस होती है? पैसों की प्रॉब्लम लगता है कि और पैसे हों तो हम ऐसा कर सकता हूँ मैं? इसकी तो महसूस होगी आगे ही, इसके लिए जो है सरकार हमारे साथ है। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं और बहुत सारे कहीं अच्छे स्कूल नहीं है, कहीं कोचिंग नहीं है, कुछ बच्चों के कहते हैं घर में लाइट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि ये जो पैसों की कमी है या गरीबी है वो किसी बच्चे की तरक्की में बाधा बन सकती है? और जो बच्चे आपको सुन रहे हैं आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? ये तो कमी तो जो होती है बच्चों को रोक सकती है, परंतु यदि अंदर से हिम्मत रहेगा, हमारा जो मोटो है, यदि हम उस पर अपना फोकस बनाए रहेंगे तो ये कमी जो है हमें महसूस नहीं होगी। अच्छा। अच्छा, आपकी इस पूरी पढ़ाई में आप पूरे दिन बिजी रहते थे, तो आपकी मम्मी का क्या रोल है? आपको ज़्यादातर मुझे लगता है कि बच्चों को पापा ने तो मोटिवेट किया, लेकिन आपकी मम्मी कैसे आपको हेल्प करती थी? उनकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठता था तो नाश्ता बनाकर तैयार करती थी, जिसे मैं खाकर स्कूल में चला जाता, और जब तक पढ़ाई रात में करता था वो जगती थी मेरे साथ। तो जब आपने आज जब आप आपकी मम्मी को पता चला, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू दी। जब आपकी मम्मी को पता चला कि कि उनके बेटे ने पूरे राज्य में टॉप किया है, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? और रिजल्ट आने के बाद मम्मी की कैसा रिएक्शन है? रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि जब उन्हें मालूम चला कि उनका बेटा बिहार टॉपर आया तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। अच्छा, तो मम्मी कुछ आपसे कह रही है कि बेटा अब तुम्हें ये बनना है, या आज तुम्हें मैं इतना बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी? किस तरह से सेलिब्रेट किया कल आपने? सेलिब्रेट करने का तो मौका नहीं मिला, क्योंकि सारे लोग हमारे दरवाजे पर आए थे, तो उसी में सेलिब्रेट हो गया हमारा। अच्छा, तो अब आगे आप आईआईटी की पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब आईआईटी में आना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं आप? अच्छा, चलिए लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज आपको सुन रहे हैं, जो 9th में है, 12th में है, 10th में है, और वो अब आप बिहार में हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करने के लिए 2-3 बातें बताइए। क्या बच्चों को कैसे करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह? और एक और बात मैं आपसे पूछना भूल गई, क्या जो आजकल के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पर टीवी देखना, फेसबुक देखना, आप ये सब करते थे? नहीं, मैं तो ये सब नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर अभी स्मार्टफोन नहीं था। अच्छा, टीवी देखते हैं आप? हाँ, टीवी था। तो टीवी मतलब आप जब 10th में आने के बाद आप टीवी रोज देखते थे, कभी कदार, या नहीं देखते थे? नहीं, वैसे तो जब मन नहीं लगता था तो टीवी देख लेते थे कभी कभार। अच्छा, कोई आपका पढ़ाई के लिए मैं पूछूं, आप स्टूडेंट है, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉपर हैं आप, कोई एजुकेशन फील्ड में या कोई आपका रोल मॉडल है जिसे आप देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना चाहिए?
हाँ, मोटिवेशनल वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि इससे हमारा जो मतलब हमारा जो अंदर का परसेंटेज जो है गिरा हुआ रहता है, तो उसको देखकर हमारा परसेंटेज जो होता है मतलब उठने लगता है। नहीं, आप कोई ऐसी पर्सनालिटी को जानते हैं, ऐसे किसी ना व्यक्ति को जानते हैं जिसको देखकर आपको लगता है मुझे इसकी तरह बनना चाहिए? हाँ। कौन है बताओ? कोई APJ अब्दुल कलाम हो गया। अच्छा, हाँ, अब्दुल कलाम आपने उनके बारे में पढ़ा है? उनके बारे में तो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी जो वीडियो है उनको देखा है। अच्छा, तो आप बस मैं कह रही थी, आप चलते चलते कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 10th में आ गए हैं, आप उनको मोटिवेट करने के लिए 2-3 टिप्स मुझे बताइए, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे वो अपना रूटीन रखना चाहिए ताकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। टिप्स तो उन्हें अपने आप ही बनाना चाहिए या दूसरे के टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सभी लोग की अपनी अपनी टिप्स होती है कि वे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो पढ़ाई वो कंटिन्यूअस करे, ताकि उनकी जो स्टडी है वो लगातार होती रहे और उनका जो मतलब पढ़ाई में मन भी जो है पढ़ाई से भटके ना। तो कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जाम आने के टाइम में बहुत पढ़ते हैं और इससे पहले पढ़ाई नहीं करते, तो वो जहाँ तक उम्मीद है वो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो है स्टडी जो है रेगुलर होनी चाहिए और रेगुलर होने से ये हमारे माइंड में हमेशा रिमेम्बर रहता है। तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि वो भी कंटिन्यूअस पढ़ाई करें। धन्यवाद हिमांशु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं चाहूंगी कि अगर आपके पापा भी कैमरे फ्रेम में आ जाए, मैं उनसे भी 1-2 बातें पूछ लेती हूँ। नमस्कार जी, आपके बेटे ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जब से कल से रिजल्ट आया, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इतना यहाँ के सारे लोग, आसपास पड़ोस क्षेत्र के भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग न्यूज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संपर्क करके अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है। अच्छा, जब ये हिमांशु किस तरह का बेटा है और क्या आपको उम्मीद थी कि वो पूरे राज्य में टॉप करेगा? हिमांशु देखिए, इस तरह का लड़का है कि इनको जिस तरह से आप स्टैंड करना चाहेंगी उस तरह से हमको उम्मीद है कि स्टैंड हो सकता है। क्योंकि बचपन से ही मैं एक मेरी बड़ी बेटी है, इससे पहले 1 साल पहले वो भी 88% मार्क्स लाई है, अभी ISC कर रही है गांव में, विक्रमगंज में ही। तो ये दोनों में एक प्रतियोगिता होता रहता था। अच्छा। तो मैंने ये अपनी बहन को भी कभी ये पीछा छोड़ देता था, ऐसे बहन भी इससे कम नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये जिस तरह से इसको हम बना पाएंगे, बन सकता है। इसी पढ़ाई से हट करके भी मैंने खेल हो, डांस हो, ये टीवी वगैरह देखने का भी जो सिलसिला है, ये सब में मैंने थोड़ा इनकी दिशा। अच्छा, हिमांशु का रिजल्ट आने के बाद आप भी पूरे राज्य में एक तरह से आप भी सेलिब्रिटी बन गए। बेटे ने बड़ा सम्मान बढ़ाया आपका। बहुत। अच्छा, आप मेरा भी, मेरे आसपास पड़ोसों के लोगों को, क्षेत्र के लोगों के, पूरे जिले के लोगों का मान सम्मान और गौरव रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये अभी 12th में पढ़ाई के लिए हिमांशु के लिए आपने क्या सोचा है? कोई फाइनेंशियल दिक्कत है आगे की पढ़ाई में? कोई आर्थिक प्रॉब्लम? फाइनेंशियल दिक्कत तो है, मैं क्योंकि मैं खेत में सब्जी उगा करके। जी, सुभाष जी, ये बताइए कि अब हिमांशु ने 10th पास कर लिया है, 12वीं में या 11वीं में कहाँ पे इसका एडमिशन आप कराने जा रहे हैं? अभी तो मैंने इसके ऊपर फैसला निश्चित रूप से नहीं ले पाया हूँ मैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। अभी सारे मीडिया के लोग, थोड़ा प्रतिनिधि गण जो आते हैं जाते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रही है। थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ, इसके लिए। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको कहीं से इस रिजल्ट आने के बाद आपको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपको प्रॉमिस किया है? बहुत सारे लोग प्रॉमिस करके गए और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास में एक विक्रमगंज में DPS स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि आपके लड़के को CBSE से 12वीं तक हम कंप्लीट कराने का निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे पटना से विजन क्लासेस के लोग कल आए थे, वो भी बोले थे। तो बहुत सारे लोग इससे बोल करके गए हैं, वादा करके गए हैं। जी, धन्यवाद सुभाष जी। मंजू जी, आप सुन पा रही हैं? मंजू जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?
हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अब मंजू जी ये बताइए, आपके बेटे ने पूरे राज्य में, पूरे बिहार में टॉप किया है, तो अचानक से आप भी बहुत फेमस हो गई, गांव के लोग क्या कह रहे हैं आपसे? बहुत खुशी है। अच्छा, तो आपको उम्मीद थी कि हिमांशु पूरे राज्य में टॉप करेगा, आपको ऐसा लग रहा था? बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, हिमांशु क्या पूरे दिन पढ़ता रहता है घर में? हाँ पूरे दिन पढ़ता है हाँ। कि आपको टोकना पड़ता था कि पढ़ाई करो बेटा, आपको कहना पड़ता था? ना ना ना, अपना मन पढ़ता रहा। अच्छा, तो आप उसका खाने पीने का क्या ख्याल रखती थी जब वो पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो आप क्या खिलाती पिलाती थी उसको? हॉर्लिक्स तो खात रहन, रोटी खायन, मिठाई खायन, बिस्कुट खायन। अच्छा, उसकी कोई और खाने की फरमाइश रहती कि मम्मी मेरे लिए ये बनाओ? हाँ मीठा चीज। मीठा चीज क्या बनाती है मीठे में आप? जिससे बना खीर खायन, सेवई खायन। अच्छा, हलवा खायन। अच्छा, तो अभी ये बताइए, आप अपनी बेटी का ज्यादा ख्याल रखती है कि हिमांशु का? दोनों कोई के। अच्छा, तो दोनों कोई के बराबर मानना। बेटी ये तो नहीं कि बेटे को ज्यादा प्यार करती हैं आप, ऐसा तो नहीं है? ना दोनों कोई के। अच्छा, तो अब जो गांव की महिलाएं हैं वो आपके पास आ रही हैं, क्या कह रही हैं आपसे? बहुत अच्छी। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे बात की, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हिमांशु बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू। हाँ धन्यवाद।